हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और यहाँ तक कि 12वीं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी की पूरी वीडियो एक लेक्चर में जो है हम जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं इसका MCQ सॉल्व करा दूंगा। अगर यूपी बोर्ड के क्लास 9, 10th या 11th के विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी मेरे जो सारे का सारा फोकस है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है चल रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड वाली बटन को जो है प्रेस करके काला कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बगल में है उसको भी दबा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो मैं अपलोड करूं, जो कि मैं अपलोड करता ही रहता हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मानव श्वसन तंत्र श्वसन तंत्र में सबसे पहले ये नसल कैविटी होती है, जो कि हमारी नाक है। नाक के अंदर का जो छिद्र है या नाक बोल सकते हैं, और ये नॉस्ट्रिल है। ठीक है, नासा गुहा। ये ओरल कैविटी है जो मुख का छिद्र होता है। उसके बाद मुख, यहाँ से भोजन और श्वसन दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है ना, यानी भोजन और वायु दोनों पहले तो एक ही मार्ग से चलते हैं, जिसे फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। और ट्रैकिया तक भी ये साथ ही चलते जाते हैं। फेनिक्स तक साथ चलते जाते हैं। फिर यहाँ जहाँ लैरिक्स लिखा हुआ, लैरिक्स ये वाला पार्ट, लैरिक्स से दोनों पृथक हो जाते हैं। भोजन नली जो है जाकर अमाशय में खुल जाती है, और यहाँ जो नीला वाला पार्ट ये जो बनाया ना, इसको कहते हैं श्वसन नली। क्या कहते हैं? श्वसन नली। और ये जाकर के कहाँ खुल जाती है? फेफड़े में। जहाँ पे यह फेफड़े में जाके खुलती है, इधर देखिएगा इस चित्र में, जहाँ पे यह फेफड़े में जाकर खुलती है इस तरह से, उस फेफड़े में इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। दो नलियाँ होती हैं। आप जानते हैं कि मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा। ठीक है, हमारा फेफड़ा दो भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ से ब्रोंकाई जो है क्या हो जाता है, जाकर फेफड़े में खुल जाता है। ये राइट लंग्स है, दायां फेफड़ा, और ये जो है लेफ्ट लंग्स है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं? बायां फेफड़ा। और ये हमारा जो है क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम वह भाग होता है जहाँ पर जो है हमारी पसलियाँ या हमारे फेफड़े समाप्त होकर के हम अंतिम भाग जहाँ से हमारा अमाशय शुरू होता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपसे पूछ लेगा। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो देखिएगा, श्वसन तंत्र के से तात्पर्य मानव उसके पर्यावरण के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण और विनिमय है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है क्या करते हैं, एक्सचेंज, एक दूसरे में बदलाव करते हैं, जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज या फिर क्या कह सकते हैं कि अदला बदली कह सकते हैं, कि ये इधर इसके स्थान पे जाता है, उसके स्थान पे जाता है, इसका विनिमय हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, एक प्रकार का विनिमय है। ठीक है, फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। प्रमुख श्वसनांग हमारे फेफड़े ही हैं, और इसके बाद सहायक अंग जो भी होंगे, ये हमारे सांस लेते समय गैसों के विनिमय को संपन्न करते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े क्या करते हैं? गैसों के विनिमय को संपन्न करते हैं। गैसों के विनिमय में सहायक अंग तंत्र एक दूसरे के अंग में क्या क्या होते हैं, जो भी
जब हम श्वसन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो गैसों के विनिमय में हमारी सहायता करते हैं। सहायक अंग जिन्हें हम स्पेशली सहायक अंग बोल सकते हैं वो हैं नासिका मार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स और फिर फेफड़े। ये सारे चीज़ें मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से समझा दूंगा, लेकिन वैसे भी मैंने समझाया है। नासिका मार्ग क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, स्वरयंत्र क्या होता है, ट्रैकिया स्वरयंत्र क्या होता है, उसके बाद ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया वो जो नली थी जो जा करके जो है भोजन नली से पृथक होकर के सीधी नली, यहाँ देख लीजिए ऐसे चित्र में। फिर से एक बार वापस आ जाते हैं। ये देखिए नॉस्ट्रिल है, नासा मार्ग है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फेनिक्स है। फेनिक्स मतलब यही इसी को कहते हैं स्वरयंत्र। और ट्रैकिया वो नली है जो भोजन नली से पृथक होकर के जो है फेफड़े में जाके खुल जाती है। ठीक है। और ये यहाँ से तो हमारी आवाज़ निकलती है, लैरिक्स है। ठीक है। लैरिक्स वो अंग है जहाँ पे क्या होता है, दोनों पृथक होते हैं। भोजन नली अमाशय में जाकर खुल जाती है और श्वसन नली जाकर के कहाँ खुल जाती है, फेफड़े में जाकर खुल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है ये कुछ इस प्रकार से हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है नासिका मार्ग। तो जो नासिका मार्ग होता है, नासिका मार्ग नाक से वायु के प्रवाह के लिए रास्ता तथा उसके भीतरी गुहा म्यूकस परत से स्तरित होता है। नासिका मार्ग जो हमारा होता है, जो हमारा नाक का छिद्र होता है, यह क्या कर रहा है कि यह वायु के प्रवाह के लिए रास्ता और उसके भीतरी गुहा म्यूकस की परत से स्तरित होता है। मतलब उसमें म्यूकस की परत रहती है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस में असंख्य संख्या में कोशिका सादृश्य छोटे छोटे बाल होते हैं जो रेत के कण, जीवाणु, धूल के कण, सूक्ष्म जंतुओं को शरीर में प्रवेश करने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। म्यूकस एग्जैक्टली जो है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। हमारे नाक में जो बाल जमते हैं ना, जो बाल होते हैं, अधिकांश लोग इन बालों को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं जो नाक के भीतर होते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये एक एयर प्योरीफायर का कार्य करते हैं। ये वायु को जो है, और वायु को क्या करते हैं, छान कर जो है रोक देते हैं और बाकी जो है शुद्ध वायु को जो है शरीर में प्रवेश करने देते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं म्यूकस। आगे कह रहा है कि म्यूकस शरीर में प्रवेश होने वाली वायु को नम बनाकर उसे शरीर के तापमान को अनुकूल बना देती है। म्यूकस शरीर में प्रवेश होने वाली वायु को क्या करते हैं, नम बनाते हैं। और हाँ, मैंने बताया था आपसे कि जब भी हम श्वसन करेंगे, तो शरीर के बाहर वायु का चाहे जो भी तापमान हो, वायु चाहे जितनी भी ठंडी हो या चाहे जितनी भी गर्म हो, लेकिन जैसे ही वह नासा मार्ग में प्रवेश करती है ना, उसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसीलिए हो जाता है कि जब भी हम कभी श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि बहुत ठंडी सांस ले रहे हैं, बहुत गर्म सांस ले रहे हैं। नहीं, जब भी नासा मार्ग के माध्यम से जो है क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रवेश करती है, तो ये जो म्यूकर नामक हमारा जो है श्वसनांग होता है ना, ये क्या करता है, ये सीधा सीधा जो है ऑक्सीजन के टेम्परेचर को उस टेम्परेचर में बदल देता है जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। इस कारण से हमें ज़रा भी जो है अलग नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं ग्रसनी पर। आगे ग्रसनी, यह मांसल झिल्लीदार मार्ग नासा गुहा को स्वरयंत्र, जिसको कंठ बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है, उसे ग्रसनी कहते हैं, उसे स्वरयंत्र कहते हैं, इसके साथ जोड़ता, स्वरयंत्र से जोड़ता है। और ओरल गुहा को इसोफेगस भोजन नली होती है, भोजन नली होती है, से जोड़ता है। सांस लेने तथा भोजन अंतर्ग्रहण बोलने में मदद करता है। ये ग्रसनी जो है सांस लेने में और बोलने और भोजन अंतर्ग्रहण तीनों में क्या करती है, हमारी मदद करती है। आइए स्वरयंत्र पे आपको ले चलते हैं। स्वरयंत्र वो यंत्र होता है, स्वरयंत्र पे बात करते हैं कि श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, यानी जहाँ से भोजन नली और श्वसन नली दोनों आपस में अलग होते उस भाग को ट्रैकिया कहते हैं। और लैरिक्स स्वरयंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिक्स प्रवेश पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है जिसे इपिग्लाइटिस कहते हैं। जो कंठ लटका रहता है ना, उसे इपिग्लाइटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लाइटिस बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, ताकि जो है भोजन हमारा स्वर नली में ना चला जाए
और ताकि श्वसन नली में ना चला जाए और जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ये जो कंठ होता है जो हिलता ना इधर उधर, हमारे जो है हमारे लैरिक्स जिसको हम कहते हैं, ये इधर उधर हिलता। लैरिक्स में एपिग्लॉटिस नामक अंग होता है जो क्या करता है कि जब भी हम भोजन निगल रहे होते हैं तो ये जा करके श्वसन जो मार्ग को बंद कर देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भोजन जो है श्वसन मार्ग में नहीं जा पाता। जब भी कभी भोजन के कुछ टुकड़े, जल के कुछ टुकड़े या किसी प्रकार के कणों के कुछ टुकड़े अगर ये किसी तरह से जो है हमारे फेफड़े में चले जाते हैं तो हमें तेज़ छींक खांसी आना शुरू हो जाती है, आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें जो होना हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है उसे लैरिक्स या स्वरयंत्र कहा जाता है। इसका मुख्य ध्वनि उत्पादन करना है और ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब ट्रैकिया जानते हैं। ट्रैकी यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। हमारे फेफड़े में क्या करती है, वक्ष गुहा में क्या करती है, ये हमारे छाती में प्रवेश करती है। दो ब्रंकाई दायां भाग बायां भाग में विभाजित हो जाती है। एक जो दाएं फेफड़े में ये जो है जाकर दाएं फेफड़े में खुलती है उसे कहते हैं, ये दायां फेफड़ा हमारा बाएं फेफड़ा, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ब्रंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वो नली जो दाएं फेफड़े बाएं फेफड़े को क्या करती है, पृथक करती है, उस नली को कहते हैं ब्रंकाई। क्या कहते हैं, ब्रंकाई। चले, यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और दोनों ब्रोंकाई दायां और बायां भाग में विभाजित की जाती हैं। दायां ब्रोंकाई 3 शाखाओं में बढ़कर दाहिने फेफड़े में प्रवेश करती है और बायां ब्रोंकाई सिर्फ 2 शाखाओं में विभाजित होकर के बाएं फेफड़े में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आइए अब अपना सबसे प्रमुख श्वसनांग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फेफड़ा। फेफड़ा इसको लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, और यही हमारा सबसे प्रमुख श्वसनांग होता है, लंग्स। ठीक है दोस्त, लंग्स यानी फेफड़ा ही हमारा सबसे प्रमुख क्या है, श्वसनांग है। अब इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लंग्स को। फेफड़े का ढांचा स्पंज के आकार का और तरल लाल रंग का होता है। यानी स्पंज मतलब जो सोखता होता है ना, सोखता, उसी की तरह जो है फेफड़े की आकृति होती है और साथ ही साथ जो है यह लाल रंग का होता है। यह वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े एक झिल्ली से घिरा रहता है। इस झिल्ली को जो है प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरल झिल्ली कहते हैं। यानी फेफड़ा हमारा जिस झिल्ली में सुरक्षित रहता है उस झिल्ली को याद कर लीजिए नाम। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि फेफड़ा जिस झिल्ली में जो है घिर कर सुरक्षित रहता है, या वो झिल्ली जो फेफड़े को नम बनाए रखती है या उसकी रक्षा करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूरल झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दाएं फेफड़ा, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है ना, बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। दायां फेफड़ा हमारा बायां फेफड़ा की तुलना में क्या होता है, बड़ा। यानी दायां बड़ा होता है, बायां छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाह्य श्वसन, गैसीय परिवहन, दूसरा तीसरा आंतरिक श्वसन और उसके बाद कोशिकीय श्वसन। यानी श्वसन जो होता है, श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। फेफड़े के आधार पर जो है श्वसन प्रक्रिया को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैस का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन और उसके बाद है कोशिकीय श्वसन चौथा है। तो बाह्य श्वसन, इसमें बाह्य श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला होता है श्वासोच्छ्वास, दूसरा होता है गैसीय विनिमय। तो श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि क्या होती है? श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का कुछ बहुत ही कठिन कंसेप्ट नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब होता है साधारण तरीके से जो हम सांस लेते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही ब्रीदिंग कहते हैं। केवल ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, फिर शरीर से बाहर निकाल दिया, इसी को ब्रीदिंग कहा जाता है। वायु को अंदर लेने फेफड़े के द्वारा और इसे बाहर निकाल देने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। नॉर्मली जब आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत निकाल दिया, इसी क्रिया को जो है क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। उसके बाद निश्वसन हमारा आ जाता है। निश्वसन, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायुपथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब भी हम श्वसन करते हैं ना और फेफड़े में वायु भरती है ना, तो हमारे फेफड़े का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और एक निम्न दाब केंद्र का निर्माण हो जाता है। वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। हवा का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि वायु
का दाब शरीर के भीतर बराबर ना हो जाए। यानी कहने का मतलब हमारे फेफड़े में तब तक वायु जाती रहती है जब तक कि जो है वायु का दाब जो है बराबर ना हो जाए। उच्च श्वसन क्या होता है? इस प्रक्रिया में वायु फेफड़े से बाहर निकलती, जब भी हम छोड़ते हैं वायु को और जब ये बाहर निकालते हैं, कहने का तात्पर्य चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी हम गैसें जो है सही से बाहर निकालते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं। फिर अब आ जाता है गैसीय विनिमय। क्या आ जाता है? गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय समझते हैं। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है और गैसों का विनिमय प्रवणता संकेंद्रता के आधार पर साधारण विसरण माध्यम से पूर्ण होता है। ये प्रवणता संकेंद्रता के आधार पर जो है गैसें धीरे धीरे जा करके फेफड़े के एक एक छिद्रों में जा करके भरती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय आंशिक दाब का अंतर होता है। गैसों का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन। ऑक्सीजन का फेफड़े से जब भी हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाके हमारे फेफड़े में भर जाती है, वहीं करा कि ऑक्सीजन का फेफड़े से कोशिका की ओर जो परिवहन होता है ना, उसे कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन की प्रक्रिया को गैसीय परिवहन कहते हैं। ठीक है। और गैसीय परिवहन में रक्त के माध्यम से होता है। और कैसे होता है रक्त के माध्यम से? सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है प्लाज्मा के साथ घुलकर, दूसरा बाइकार्बोनेट में। तो प्लाज्मा के साथ घुलकर क्या है, इसे समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। इसे 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाता है, ये जो है शरीर में घूम जाती है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड 70% भाग परिवहन के रूप में होता है। यह रक्त में उपस्थित पोटेशियम एवं सोडियम में घुलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बना देती है। इस प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में क्या होती है, घूमती है। उसके बाद जो है आगे बात करें तो, चलिए ये रहने दें इसको, आगे बात करें। आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन में होता है शरीर के भीतर रक्त और ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाला गैसीय विनिमय ही क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन। शरीर के भीतर रक्त यानी ऊतक के मध्य गैसीय विनिमय, जब हम श्वसन करते हैं तो जो ऑक्सीजन जा करके जब हमारे रक्त में मिल जाती है और रक्त के माध्यम से क्या होता है, उसका परिवहन जो है संपूर्ण कोशिका में होता है ना, तो उसे ही कहते हैं क्या? विनिमय, ऑक्सीजन का विनिमय। और कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिकीय श्वसन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन ना, तो कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब भी हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन हमारे कोशिका में प्रवेश करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर एटीपी के पैकेट को क्या करती है? बर्न करती है ना, बर्न करती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। ऑक्सी श्वसन पहला होता है, जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसके दौरान ग्लूकोज के दो एटीपी ही बन पाते हैं। और अनाक्सी श्वसन अंतिम उत्पाद ऊतक मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग की कोशिकाओं में अगर किसी के अंदर जो है अनाक्सी श्वसन हो रहा है किसी क्रिया में, किसी जंतु में, तो उसका अंतिम उत्पाद जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियां जो होती हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। जब हम ज़्यादा जो है क्या करते हैं, व्यायाम कर लेते हैं ना, मेहनत कर देते हैं, दौड़ लेते हैं, तो हमारे अगले दिन जो है हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है ना, उससे वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। उसके बाद देखिए किस प्रकार से हम श्वसन करते हैं और किस प्रकार से जो है श्वसन होता है हमारे शरीर में, ये एक क्रिया है। देखिए जैसे जंतु अगर एनिमल यहाँ लिखा गया, अगर जंतु श्वसन करता है तो जंतु को श्वसन करने में C6H12O6 जो भी हमारे पास भोजन के रूप में ग्लूकोज हमारी कोशिका में एकत्रित रहता है, फिर हम वहाँ से क्या ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये बदल जाता है लैक्टिक एसिड में और हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ रेयर जंतुओं के लिए जिनके अंदर इस प्रकार की श्वसन की क्रिया होती है। हम थोड़ी अनाक्सी श्वसन करते हैं, हमारे किन्हीं कोशिकाओं में कभी हो भी जाता होगा, लेकिन कुछ जंतुओं में तो ये रेगुलर होने वाली क्रिया है। उसके बाद ये जो है प्लांट में, इन प्लांट यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या होता है? प्लांट में भी ग्लूकोज, किसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं पेड़ पौधों में,
यहाँ से इनको जो है इनका एल्कोहल बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो जाती है एनर्जी पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जंतुओं में लैक्टिक एसिड होता है और पेड़ पौधों में क्या होता है पेड़ पौधों में ग्लूकोज होता है। पेड़ पौधों के शरीर में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत, और जंतुओं में क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि जंतुओं में अनाक्षी श्वसन के द्वारा कैसा उत्पाद बनता है, तो आप कहेंगे कौन सा उत्पाद बनता है, तो आप ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल होगा उसे लगाएंगे। पेड़ पौधों में कौन सा उत्पाद बनता है, तो आप किसे लगा देंगे, आप लगा देंगे पेड़ पौधों में ग्लूकोज को। फिर ऑक्सीजन क्या है, जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता ना, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने द्वारा तैयार किए गए जो है कुछ कंसेप्ट पर। श्वसन तंत्र मेनली श्वासोच्छ्वास मैंने समझा दिया सिंपली। फेफड़े में ऑक्सीजन भरना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, निकाल देना ही क्या है, श्वासोच्छ्वास है, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास सरल भाषा में श्वासोच्छ्वास का अर्थ होता है सांस लेना। यह वह प्रक्रिया है जहाँ इससे सभी परिचित है ना, सभी परिचित है भाई। और किसी जीवधारी जंतु पादप अथवा मानव वायु ऑक्सीजन प्राप्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु मुक्त करने को प्रक्रिया या सांस लेना ही जो है क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास जीवधारियों के श्वसन की प्रक्रिया का एक भाग है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है ना, और श्वासोच्छ्वास कहीं बहुत अधिक सरल प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास रुधिर एवं वायु के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। जब भी श्वासोच्छ्वास होता है ना तो उसमें क्या होता है कि वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान। आप तो कहेंगे ये तो श्वसन में भी होता है। नहीं, श्वसन में होता तो है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जब जटिल बनता जाता तो उसे श्वसन कहते हैं। जीव कोशिका में खाद्य ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है और ये सही से बाहर निकाल दी जाती है। इन बातों को नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए, और इनके बोर्ड एग्जाम में चाहे 10वीं के विद्यार्थी हो, चाहे ये जो है 11वीं के विद्यार्थी हों। 12वीं में तो नहीं है, लेकिन 10वीं और 11वीं के सिलेबस में है ये। तो इसमें क्या है, और कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो बहुत आपके लिए तो सभी में है, ठीक है। श्वसन व दहन में अंतर, ये श्वसन का कंसेप्ट और ये दहन का। श्वसन में क्या है, नंबर 1 यह जैविक क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होती है, ठीक है। श्वसन तो जैविक क्रिया है ही है, और किस में होती है, सजीव कोशिकाओं में होती है। दहन माने मान लीजिए कोई चीज़ आप बर्न कर दे रहे हो, जला दे रहे हो, उसको दहन कहते हैं, जलाना ही दहन है। यह एक जैविक क्रिया नहीं है, ठीक है। दहन कोई जैविक क्रिया नहीं, हाँ केमिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जैविक क्रिया नहीं, जीवों के अंदर नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो सकता है। आगे है, कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल क्रिया है श्वसन, ठीक है। कई चरणों में होती है और एंजाइमों की सहायता से इसे कंट्रोल किया जाता है। इस कारण से यह एक ऐसी क्रिया है अत्यंत जटिल क्रिया पड़ जाती है, जबकि यह एक रासायनिक क्रिया भी मैंने बताया ना, इसे केमिकल रिएक्शन, किसी चीज़ का जलना, आप क्या पढ़ते हो, कौन सा परिवर्तन है, एक प्रकार का केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप कागज़ जला देते हो तो कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होती है। ऊर्जा सभी एक जो जलाया, अगर कोई चीज़ जला रहे हो आप, तुरंत जल के ख़त्म हो जा रहा है तो ऊर्जा एक साथ क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में संचित होता है। हमारे शरीर में एटीपी के रूप में क्या हो जाता है, ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है और संचित हो जाती है कोशिकाओं में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त हो जाता है। जैसे आप कोई चीज़ बर्न करते हो, जलाते हो, ठंडी चल रही है ना, अलाव तापते हो, कौड़ा बारते हो ना, तो क्या होता है, जब भी आप उसे जलाते हो तो सीधा सीधा क्या होता है, कुछ समय बाद 1-2 घंटे बाद आपका जल उल के क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या हो गया, ऊष्मा के रूप में सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अब आते हैं श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। यहाँ आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या होता है श्वसन और क्या होता है श्वासोच्छ्वास। जो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, ये है श्वासोच्छ्वास का चम्मच, जिसे ब्रीदिंग कहते हैं, और ये श्वसन जिसे रिस्पिरेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों में बहुत ही लीस्ट एंड कॉमन अंतर है, ठीक है। तो चलिए देखते, नंबर 1, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, कौन सी, श्वासोच्छ्वास, और यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है, कौन, श्वसन।
आगे इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? श्वासोच्छ्वास में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो श्वसन होता है ना, श्वसन, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था कि सांस, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, या फिर क्या निकाला क्या नहीं निकाला, तुरंत जल्दी जल्दी सांस लेते हो। जो गैस मतलब पूरी तरह से शरीर में के जो है श्वसन क्रिया में भाग ही नहीं ले पाती और फिर बाहर आ जाती है बिना कुछ किए, वो श्वासोच्छ्वास का ही हिस्सा है। यह क्रिया और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने कहा ना, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यह एक भौतिक क्रिया है और यह एक ऐसी क्रिया है, श्वसन एक रासायनिक तथा जैविक क्रिया भी है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ पर भी जो है मानव के श्वासोच्छ्वास अंग में करा कि मनुष्य के श्वासोच्छ्वास तंत्र, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं जो कंसेप्ट उठाता हूँ दोस्त ना, मेरा एक फंडा है, किसी को पढ़ाया जाए तो पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाए, ताकि वो पढ़ने वाला भी एक बार सोचे कि हमें तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में मिल गया है। और स्पेशली मेरी वीडियो को केवल पढ़ने वाले बच्चे ही देखते हैं, जिनको अपना पूरा कंसेप्ट क्या करना रहता है, क्लियर और तैयार करना रहता है। वो बच्चे नहीं रैंडमली किसी 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो देख लिया, हट गया। इन वीडियो में आपको पूर्णतया कि अब आप ही बताइए, आपको अपनी बात किसी को समझानी हो तो छोटे शब्दों में समझाना आपके लिए कोई जो भी टॉपिक आपको समझाना है तो उसके लिए तो समय तो लगता है ना, तो वही समय मैं आपसे थोड़ा सा लेना चाहता हूँ हर वीडियो में अपने। और हाँ, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप जो है पढ़ने के मूड हो, तब भी आप मेरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में मैं एक ही सलाह देता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें जो होती हैं उसको नोट किया नोट आप कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरा वीडियो जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जो है बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसलिए यहाँ से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले अपने टाइप का पॉइंट चुरा लेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम वाले अपने पॉइंट अपने टाइप का। तो चलिए, मानव के श्वासोच्छ्वास अंग, ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास तंत्र निम्नलिखित हैं। हमारे श्वासोच्छ्वास तंत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया, नासिका है, नासागुहा है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनिकाएँ हैं, फुफ्फुस, फेफड़े और डायाफ्राम जो है क्या है, यही हमारे जो है मुख्य श्वासोच्छ्वास अंग है। अब यहाँ चित्र में देखिएगा, ये चित्र आपके लिए बहुत जो है काम का है। ये देखिए, ये वाला पार्ट नासागुहा है। क्या है? नासागुहा। और ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे कंठ बोलते हैं। ये हमारा ट्रैकिया, जिसे हम श्वास नली कहते हैं। और ये ग्रसनी है, जहाँ पर जो है श्वास नली और भोजन नली दोनों जाकर क्या होती है, मिल जाती है, उसे ट्रैकिया कहते हैं। और इसको प्रधान श्वसनी, इसको ब्रैंकोई कहते हैं, प्रधान श्वसनी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है। कौन सा फेफड़ा है ये? अगर देखा जाए तो दायां फेफड़ा है। ठीक है, और ये हमारा बायां फेफड़ा है। फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ बोलते हैं। और फेफड़े का एक नाम और होता है, फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं फेफड़े को। इस बात को याद रखिएगा। और जहाँ पे मैंने बताया था फेफड़ा हमारा ख़त्म होता ना हमारा, और जहाँ से हमारा पेट अमाशय शुरू हो जाता है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्त? डायाफ्राम बोल देते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सारी बातें। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे कुछ इसके बारे में लिखा है तो उसको पढ़ भी लिया जाए। कह रहा कि श्वासोच्छ्वास तंत्र की एक जोड़ी नासिका द्वारों श्वासोच्छ्वास तंत्र की एक जोड़ी नासिका द्वारों से बाहर वायुमंडल की ओर खुलता है, और आगे जो है नासाद्वार के से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है तथा नासा गुहा ग्रसनी के पिछले भाग में खुलती है। ठीक है, और नासिका ग्रसनी के मार्ग में, ये सब समझाना चाहता है कि जब भी जो है श्वासोच्छ्वास तंत्र जो होता है हमारा ना, वो करा कि नासिका जो हमारी नाक होती है वायुमंडल में बाहर की ओर खुलती है, और नासा द्वार जो है नासा गुहा से होता हुआ प्रवेश करता है। नासा गुहा ग्रसनी के पिछले भाग में जाकर के क्या होता है? खुल जाता है। ठीक है, और आगे जो है जब भी यहाँ देखेगा वही बात सब घुमा फिरा के है। मैं इस टॉपिक को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारी बातें मैं आपको बता चुका और आप इसे पढ़ भी लीजिएगा। हाँ, ये चित्र मैं बाकायदा आपको समझा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। इस चित्र को देख लीजिए। इस चित्र में जो है यहाँ पे स्वर नली है, जिसको हम कंठ बोलते हैं। यहाँ से हमारी आवाज़ क्या होती है? निकलती है। और ये वायु नली है जो ट्रैकिया कहते हैं आप, और ये उपकलिकाएँ हैं, और यहाँ पे हमारा फेफड़ा है,
फेफड़ा, और इसको फुफ्फुस बोलते हैं। फुफ्फुस एक्चुअली जो स्पंजी तंत्र होता है ना, उसे फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक है दोस्त। और आगे जो है ये जो 2 नलियाँ ना, इसको ब्रैंकोई जो बोलते हैं, जो दायां फेफड़ा और बाएं फेफड़े को क्या करती है, पृथक करती है। और बाकी तो चीज़ें आप समझ गए होंगे। हाँ, श्वास नलिका का संरचना होती है, जो श्वास नली होती है ये वाली नली, वो नलिका का संरचना होती है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी या 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, यानी चौड़ाई होती है। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। डायाफ्राम आपको समझाई दिया। डायाफ्राम आपको, अब यहाँ पे जो हमारे जानने लायक चीज़ है वो ये है कि हमारा जो फेफड़ा होता है उसमें अनेक छिद्र होते हैं, और प्रत्येक छिद्र का जो आकार होता है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है जाकर भरती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एक प्रकार का ऑक्सीजन जो है हम अपने फेफड़े में भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। फिर स्मरणीय बिंदु क्या है? वायुमंडल से वायु फेफड़े में पहुँचने को अशुद्ध वायु फेफड़े से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास अंग कौन कौन से हैं? नासिका है, नासागुआ है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनिकाएँ हैं, फेफड़े और डायाफ्राम है। ठीक है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में जो अंतर होता है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप स्टडी CBL क्लासेस सर्च करिएगा, जाकर उस पर देख लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। या फिर अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो आप मेरे चैनल पर स्टडी CBL क्लासेस जो चैनल जिसको आप देख रहे हो ना, उस चैनल को विजिट करिएगा। उसमें आपको एक एक वीडियो मिलेगी। आपके लिए इतनी सारी वीडियो है कि आप जो है घर बैठे अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो रही होगी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, फिर वही बात, छोटी सी फीस है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम आपकी हेल्प, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चाहे वो बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हों, हर तरह के जो है विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। ये वीडियो किसी एक प्रॉपर व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए तो स्पेशली है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी इसे जो है पूरे तन मन से दें, क्योंकि जनरल साइंस का जो टॉपिक है आपके ना परीक्षाओं में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और ऐसी तरह की वीडियो से ही आपको क्या हो सकता है, वो पॉइंट मिलता चला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।